हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 5 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था यस बैंक की स्थापना कब हुई। तो यस बैंक की स्थापना दोस्तों 2004 में हुई थी। निम्न में से किस राज्य की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, डोंगरी और कश्मीरी। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। अब ये 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 4 दिसंबर को ही इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट की ही याद में ये 4 दिसंबर को मनाया जाना शुरू हुआ। ये ऑपरेशन हुआ था 4 दिसंबर 1971 में, 1971 में। इस ऑपरेशन के तहत दोस्तों इंडियन नेवी ने 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था और इसी ऑपरेशन की विजय की याद में ये दिवस मनाया जाना शुरू हो गया तब से 4 दिसंबर को। ओके, चलिए। अच्छा, भारतीय नौसेना से आज मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ नए पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों 17वीं शताब्दी के मराठा थे छत्रपति शिवाजी भोसले जी महाराज। तो उनको भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है ये भी, भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को। ओके, अच्छा, अगर पूछा जाए इतिहास में सबसे पहले नौसेना किसके पास थी, किस वंश के पास? तो याद रखिएगा चोल वंश के पास। चोल वंश के पास ही सबसे पहले नौसेना थी। ओके, भारतीय नौसेना दोस्तों दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह जी। चलिए, अब ये 4 दिसंबर को मनाया गया, इंपॉर्टेंट डे था भारतीय नौसेना दिवस। एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है विश्व बैंक दिवस। इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, बाकी दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 1 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों विश्व एड्स दिवस, और 1 दिसंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया। क्या मनाया गया? बीएसएफ का स्थापना दिवस। और एक इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया गया नागालैंड का स्थापना दिवस। तो नागालैंड का 58वां स्थापना दिवस था, नागालैंड राज्य का, और बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस था। ओके, 2 दिसंबर को दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए। कौन कौन से? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। और वहीं 3 दिसंबर को भी एक दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। क्लियर है दोस्तों? सभी महीनों के दिवस और थीम को आप MZT ऐप से जाकर के स्टडी मटेरियल में जाकर के फ्री में रीड कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने मौद्रिक नीति दर अपरिवर्तित रखने की घोषणा की। तदनुसार वर्तमान में रेपो रेट कितना है? RBI ने घोषणा की है कि वो मौद्रिक नीति दर को अपरिवर्तित रखेगा इस बार भी, यानी कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई बदलाव नहीं होंगे, जैसा है वैसा ही यथास्थिति बना रहेगा। तो वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो रेपो रेट है दोस्तों 4.0% और इतना ही रहेगा इस बार भी। RBI ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ना ही रेपो रेट में और ना ही रिवर्स रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट कितना है? रिवर्स रेपो रेट है वर्तमान में 3.35%। अब ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? तो दोस्तों रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर RBI बैंकों को उधार देती है। ठीक है, यानी अल्पकालीन समय के लिए जो बैंकें होती हैं RBI से अगर उधार लेती हैं तो उधार लेंगी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो जिस रेट पर इंटरेस्ट देती हैं उसे ही कहा जाता है रेपो रेट। और इसके जस्ट अपोजिट अगर बैंकें जो होती हैं, जो छोटी छोटी बैंकें होती हैं, वो अगर अपना पैसा जमा करती हैं RBI के पास, तो जमा करने पर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही चीज़ें अल्पकालीन समय के लिए होती हैं। ओके, अब इसको आप लोग ऐसे समझिए, RBI जो होता है ये बैंकों का बैंक होता है, यानी कि इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। जैसे बैंकिंग हम लोग करते हैं छोटी छोटी बैंकों से, बाकी जो बैंकें होती हैं इंडिया में उनसे हम लोग बैंकिंग करते हैं, यानी उनसे हम लोन लेते हैं या फिर उनमें पैसा जमा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो बैंकें होती हैं ये RBI के पास करती हैं। ठीक है, RBI से अपनी बैंकिंग करती हैं, RBI के पास पैसा जमा करती हैं, RBI से पैसे काम लगने पर उधार लेती हैं। ठीक है, तो इसीलिए RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इतना क्लियर है? अब RBI के 3 सदस्य
और भारत सरकार के 3 सदस्य, ये 6 सदस्य मिल करके एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य होते हैं। यानी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड की जाती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के, 3 सदस्य होते हैं भारत सरकार के, तो 6 सदस्य हो गए। अब इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, इसी का काम होता है भारत में महंगाई को घटाना और बढ़ाना। कैसे? यही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वगैरह, बैंक रेट वगैरह जारी करके, इसी से ही डिसाइड होता है कि महंगाई कैसे बढ़ेगी, कैसे महंगाई घटेगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कम कर दें या फिर बिल्कुल ज़्यादा कर दें, इनको सामंजस्य बना करके चलना पड़ता है, इनको बैलेंस बना करके रहना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो रुपए की वैल्यू जो है ये घटने लगती है। ठीक है, इसी पर डिपेंड करता है। किसी दिन आपको एक डिटेल वीडियो बना करके ये सभी चीज़ें समझाऊंगा कि 1% घटने बढ़ने से कैसे एक छोटे से छोटे गरीब आम किसान पर भी इफेक्ट पड़ता है आरबीआई की इस मौद्रिक नीति का। चलिए फिलहाल हम लोग आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, बाद में 1 जनवरी 1949 में इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। इसके पहले गवर्नर हुए दोस्तों ओसबॉर्न स्मिथ, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर हुए सीडी देशमुख। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, जो कि हैं 25वें नंबर के गवर्नर। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है फॉर्च्यून की 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है। तो अभी हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा जारी 500 टॉप भारतीय कंपनियों की लिस्ट में शीर्ष पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर आ गई है। इसने IOCL को पीछे कर दिया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सेकंड पे कर दिया है। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर आ गई है। तीसरे पर है दोस्तों ONGC। अच्छा, टॉप 5 की अगर बात करें तो अगर टॉप 5 में फर्स्ट कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज को हटा दिया जाए तो बाकी की जो 4 कंपनीज हैं, ये चारों जो हैं गवर्नमेंट कंपनीज हैं। कौन कौन सी? जैसे सेकंड पर है IOCL, थर्ड पर है ONGC, फोर्थ पर है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। 5वें स्थान पर है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, छठे स्थान पर है टाटा मोटर्स। तो रिपोर्ट किसने जारी किया? फॉर्च्यून ने। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला कोटक वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा जारी अमीर महिलाओं की लिस्ट में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। तो भारत की सबसे अमीर महिला हैं रोशनी नादर। रोशनी नादर दोस्तों शिवा नादर की बेटी हैं, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन हैं। HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिवा नादर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में चेयरमैन का पद छोड़ा और चेयरपर्सन बना दिया अपनी बेटी को, रोशनी नादर को। तो रोशनी नादर जो है भारत की सबसे अमीर महिला हैं। और वहीं सेकंड और थर्ड की बात करें तो सेकंड पर हैं किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह, और थर्ड पर हैं लीना गांधी तिवारी। कौन? लीना गांधी तिवारी, USB की। ओके, रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों कोटक वेल्थ मैनेजमेंट ने। कोटक वेल्थ मैनेजमेंट जो है ये कोटक महिंद्रा बैंक और हुरून इंडिया की संयुक्त इकाई है, कोटक वेल्थ मैनेजमेंट। तो उसी के द्वारा ये जारी की गई है रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम है दोस्तों कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्दी वीमेन रिपोर्ट। क्या है? कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्दी वीमेन रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम मैगजीन ने फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर किसे चुना। तो टाइम मैगजीन ने अभी हाल ही में पहला किड ऑफ द ईयर चुना दोस्तों गीतांजलि राव को। गीतांजलि राव ये भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी हैं, 15 वर्ष की इनकी उम्र है। ये किड्स ऑफ द ईयर चुनी गई हैं टाइम मैगजीन की। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक डिवाइस बनाया है जो पानी में लेड की मात्रा का पता लगाता है। तो पानी में लेड की मात्रा का पता लगाने वाला डिवाइस बनाया है जिसका नाम है टेथिस। नाम याद रखिएगा, टेथिस नाम का एक डिवाइस है। इस टेथिस डिवाइस की मदद से पता लगाया जा सकता है कि पानी में लेड की कितनी मात्रा है। ओके, और बहुत ज़्यादा महंगी डिवाइस भी नहीं है ये डिवाइस। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताता है कि नशे की लत से कैसे बचा जा सकता है। तो इन्हीं प्रयोग के लिए इनको टाइम मैगजीन ने फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर चुना है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे चुना गया। तो भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन दोस्तों चुना गया नोंगपोक सीकमई पुलिस स्टेशन को, जो कि मणिपुर में है। मणिपुर का नोंगपोक सीकमई पुलिस स्टेशन भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। सेकंड पर है सुरार मंगलम आल महिला पुलिस स्टेशन, यानी आल वीमेन पुलिस स्टेशन, जो कि है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सलेम में है स्थित सुरार मंगलम आल महिला पुलिस स्टेशन, जो कि है सेकंड पोजीशन पर। थर्ड पर है खुरसंग पुलिस स्टेशन, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है खरसंग पुलिस स्टेशन, और ये है ओवरऑल लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर। तो ये थी भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की लिस्ट, जिसमें टॉप पर नोंगपोक सीकमई
पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट, किस भारतीय शिक्षक ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता? तो अभी हाल ही में रणजीत सिंह दिसाले ने, किसने? रणजीत सिंह दिसाले ने दोस्तों ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 जीता है। रणजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के सोलापुर में जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं और अभी हाल ही में लंदन में इनको ये अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल टीचर पुरस्कार, ठीक है, 2020। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किसे पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया? तो पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया दोस्तों जॉन अब्राहम को। किसे? जॉन अब्राहम को, एक्टर हैं। इन्हें पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अच्छा, 2019 के लिए अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, 2019 के लिए विराट कोहली को इंडिया का पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था और वहीं ग्लोबल पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था जोकिन फियोनिक्स को, जो कि जोकर मूवी के हैं और ये ऑस्कर भी जीत चुके हैं, ठीक है। तो जॉन अब्राहम को 2020 के लिए पेटा ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों कुलदीप हांडू को। किसे? कुलदीप हांडू को। ये कौन है? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के हैं, श्रीनगर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है? कोच को मिलता है। तो कुलदीप हांडू भी कोच ही हैं और ये इंडिया के वुशु खेल के कोच हैं। ओके, इन्होंने दोस्तों 6 बार नेशनल गोल्ड मेडल और 11 बार इंटरनेशनल मैचों में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं स्वयं। और इनके मार्गदर्शन में जो एथलीट हैं उन एथलीट्स ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं और वर्ल्ड कप में 1 गोल्ड जीते हुए हैं। किस खेल में? वुशु खेल में। ओके, तो कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया। अगला है, पुरुष फुटबॉल लीग चैंपियनशिप की पहली महिला रेफरी कौन बनी? तो पहली महिला रेफरी बन गई हैं दोस्तों स्टेफनी फ्रेपार्ट। अभी हाल ही में पुरुष फुटबॉल लीग चैंपियनशिप में रेफरी बनी स्टेफनी फ्रेपार्ट। इससे पहले भी दोस्तों ये इतिहास बना चुकी हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया भी था इससे पहले भी कुछ महीनों पहले, जब लीग 1 मैचों में पहली बार ये महिला रेफरी बनी थी, ठीक है। तो पहली महिला बनने का रिकॉर्ड स्टेफनी फ्रेपार्ट के नाम है। अच्छा, इसी फुटबॉल चैंपियनशिप में एक और रिकॉर्ड बना। दुनिया के महानतम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी हाल ही में अपना 750वां गोल किया। कौन सा? 750वां गोल किया अपने कैरियर का क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। याद रखिएगा, कल मैं इसको पूछूंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी T20 मेंस प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष बल्लेबाज हैं दोस्तों डेविड मलान। डेविड मलान है, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं और आईसीसी द्वारा जारी अभी हाल ही में T20 मेंस की बैट्समैन की रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर हैं दोस्तों बाबर आजम। बाबर आजम है पाकिस्तान के और ये हैं इंग्लैंड के। थर्ड पर हैं अरोन फिंच जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, फोर्थ पर है इंडियन बल्लेबाज, कौन है? केएल राहुल। केएल राहुल इंडिया के हैं और वो हैं चौथे स्थान पर। अच्छा, डेविड मलान ने दोस्तों एक और रिकॉर्ड बनाया, 900 से अधिक पॉइंट का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हुआ। इनके 915 पॉइंट्स हैं और T20 फॉर्मेट में 900 पॉइंट्स पार करने वाले ये पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं, डेविड मलान। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में MDH मसाला कंपनी के संस्थापक का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? इनका नाम था महाशय धर्मपाल गुलाटी। ये MDH मसाला कंपनी के संस्थापक थे दोस्तों। 98 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अच्छा दोस्तों, इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सियालकोट में, लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब 24 वर्ष की उम्र में ये अपना सब कुछ छोड़ करके इंडिया आ गए थे और इंडिया में ही इन्होंने MDH की शुरुआत की, ठीक है। MDH का मतलब होता है महाशय दी हट्टी। क्या होता है? महाशय डी हट्टी। तो यहाँ पर इन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे विश्व प्रसिद्ध ब्रांड इसको बनाया, मसाला कंपनी को, MDH मसाला कंपनी को। ओके, तो अभी हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनको दोस्तों 2019 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, इनका अब निधन हो गया है। अच्छा दोस्तों, ये निधन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी में मैंने 2 क्वेश्चंस और ऐड किए हुए हैं, यानी 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। इसके लिए अलग अलग क्वेश्चन देने का क्या मतलब था, इसी वजह से एक क्वेश्चन और है, इसको भी याद रखिएगा। जफरुल्लाह जमाली, इनका भी निधन हो गया है। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ। ये नवंबर 2002 से जून 2004 तक प्रधानमंत्री रहे और बलूचिस्तान से
प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले नेता बने थे पाकिस्तान के। ओके, अच्छा, सी ऑप्शन में दिख रहे हैं वाले गिस्कार्ड, इनका भी निधन हुआ। ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे और फ्रांस के तीसरे राष्ट्रपति थे। 1974 से 1981 के बीच ये राष्ट्रपति रहे। कोरोना वायरस के कारण अभी हाल ही में इनका भी निधन हुआ। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए, लाइक जरूर कर दिया कीजिए, 1 ही सेकंड लगेगा। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन है। अगला, हाल ही में कोणार्क नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। दोनों ही क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, लिखिएगा ज़रूर। और अब वीडियो आप देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MGT ऐप पर, वहीं पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी और इमेज फॉर्मेट में आपको वन लाइनर भी मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ। चलिए दोस्तों, बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।